लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आपने अभी एक दिन पहले 7 नवंबर 2022 को देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस यू ललित कर रहे थे, उन्होंने जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, उस पर फैसला सुनाया। साथियों, आपने टीवी और अखबारों के माध्यम से उस फैसले के बारे में देखा कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला, यह लोग उस फैसले के पक्ष में थे, यानी संविधान संशोधन के पक्ष में थे, और जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट उसके खिलाफ थे। मैं फैसले की डिटेल पे आज बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इस फैसले को आने के बाद रिजर्वेशन की करंट सिचुएशन क्या रह जाएगी, किस क्लास को कितना रिजर्वेशन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और ये जो 10% सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात जो कही गई है इस संविधान संशोधन के द्वारा, उसकी पात्रता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इस रिजर्वेशन से फायदा क्या होगा इस क्लास को, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। साथियों, रिजर्वेशन की करंट सिचुएशन पर नजर डालने से पहले थोड़ा सा आपको मैं अतीत में ले चलता हूं। आपको मंडल कमीशन तो याद होगा, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी BP सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर के 27% का रिजर्वेशन बैकवर्ड को दे दिया था, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और ये जो 27% का रिजर्वेशन था वो 22.5% जो SC/ST का रिजर्वेशन था उससे एडिशनल था, अतिरिक्त रूप से दिया था। इस 27% रिजर्वेशन को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त एजिटेशन हुए थे और आंदोलन हुए थे, और सवर्णों में एक जबरदस्त गुस्सा था। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस की सरकार आती है और PB नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो PB नरसिम्हा राव सवर्णों के गुस्सा को शांत करने के मकसद से 10% का रिजर्वेशन वीकर सेक्शन को दे देते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को। इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है। पत्रकार इंदिरा साहनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रेट फाइल की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस रिजर्वेशन को खारिज कर देती है। उसी समय से इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी। 2005 में इसको लेकर के कुछ कमेटियां बनाई गई, इसके बाद फिर 2010 में एक कमेटी बनाई गई, तब से चला आ रहा था, और फाइनली 2019 में संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्लास 6 जोड़ी गई। 15 में भी क्लास 6 ऐड की गई और 16 में भी क्लास 6 ऐड कर दी गई, और इन दोनों क्लासेस के जरिए यह प्रोविजन बना दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सवर्णों में, उनके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और उस प्रोविजन में जो पहले से SC और ST जिनको आर्टिकल 15 के क्लास 4 और 5 में जो मेंशन है, 16 के भी 4 और 5 में मेंशन है, उसको छोड़ करके, यानी SC ST और OBC को छोड़ करके आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए प्रोविजन बनाए जाएंगे, और उनको 10% के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश के संबंध में होगा। यह रिजर्वेशन सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी और केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, सभी तरीके की नौकरियों में आरक्षण के संबंध में, नौकरी जॉब में आरक्षण के संबंध में भी होगा। तो यह व्यवस्था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में की गई। दोस्तों, अलग अलग NGOs के द्वारा इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। कुल कमोबेश 40 रेड पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट दाखिल किए गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए, लगभग 1 महीने के आसपास
इस पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई के बाद अभी 7 नवंबर को इसमें फैसला सुनाया। वो फैसला आपके सामने है। इस फैसले के अनुसार जो 3 जजेस थे उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सही ठहराया और 2 जजों ने उससे असहमति जताई। मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि जो 3 जज थे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जे बी पारदीवाला, इन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जबकि चीफ जस्टिस जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, एक वर्ग को बहिष्कार किया जा रहा है, जबकि संविधान में इक्वलिटी की बात कही गई है और किसी भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह बात कही गई है। इसलिए यह फैसला 3 जजों ने मेजॉरिटी के हिसाब से दिया। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इस रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट के बाद वर्तमान में रिजर्वेशन की सिचुएशन क्या रह जाएगी, देखते हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो वर्तमान सिचुएशन होगी जो आरक्षण की, 15% आरक्षण होगा शेड्यूल कास्ट को, 7.5% होगा शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी को, 27% ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को और 10% आ गया ईडब्ल्यूएस को और इसके बाद बचेगा 40.5%। तो 40.5% हो जाएगा जनरल के लिए रिजर्वेशन। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है। जब 91 में 10% पीवी नरसिम्हा राव द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था इंदिरा साहिनी के द्वारा, तो इंदिरा साहिनी के केस में एक डेडलाइन, एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई थी कि कुल मिला के सभी क्लासेस को मिलाकर के जो रिजर्वेशन दिया जाएगा उसकी क्वांटिटी 50% से ऊपर नहीं होगी। ये 10% रिजर्वेशन देने के बाद यह पहुंच जाता है 59 इंटू 5% तक का रिजर्वेशन पहुंच जाता है। इसलिए इसको लेकर के तमाम तरीके के जो क्रिटिक हैं वो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो साथियों, ये हो जाएगी करंट सिचुएशन इस रिजर्वेशन की। अब देखते हैं कि 10% का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, पात्रता क्या होगी। हालांकि साथियों, अभी जो सरकार ने कुछ नाम तय किए हैं उनमें समय समय पर बदलाव होता रहेगा और अभी भी कुछ बिंदुओं पर गहन मंथन चल रहा है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो क्राइटेरिया है इस रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए, सबसे पहली चीज़, उस परिवार की जो एनुअल इनकम है वो नॉट मोर देन 8 लाख, 8 लाख से ज़्यादा की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि 5 एकड़ से ज़्यादा खेतिहर जमीन नहीं होना चाहिए उस परिवार के पास। तीसरा जो क्राइटेरिया है कि 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा फ्लैट या कोई आवासीय मकान नहीं होना चाहिए। जो चौथा क्राइटेरिया है कि म्युनिसिपल एरिया में 100 गज से ज़्यादा कोई मकान या भूखंड नहीं होना चाहिए। और जो पांचवा और लास्ट जो कैटेगरी है कि नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में 200 गज से ज़्यादा कोई भूखंड नहीं होना चाहिए। तो यह शर्तें अभी तय कर दी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लोगों को इस रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी ब्रीफ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस 110 के रिजर्वेशन के संबंध में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।